महाराष्ट्र में क्या एक बार फिर दिखेगा पवार का पावर गेम? क्या अजीत पवार एक बार फिर लेने जा रहे हैं यू टर्न? जैसे बिना आग के धुआं नहीं उठता, उसी तरह सियासत में बिना वजह के कोई सवाल नहीं पूछा जाता। अब ये सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? वजह साफ है। जिस भतीजे यानी अजीत पवार ने बीजेपी के आशीर्वाद से चाचा यानी शरद पवार की बनाई पार्टी पर कंट्रोल कर लिया था, अब उसी भतीजे का रुख बदल गया है। उन्होंने चाचा से हाथ मिला लिया है और एक बार फिर बीजेपी को चुनौती देने लगे हैं। नहीं, अजीत पवार महाराष्ट्र सरकार से अलग नहीं हुए हैं, लेकिन निकाय चुनाव में वो बीजेपी के खिलाफ हैं और चाचा शरद पवार की पार्टी के साथ हैं। इस बीच दोनों पक्ष यानी एनसीपी और बीजेपी एक दूसरे पर बयारों के जो गोले दाग रहे हैं, उससे जानकारों को ऐसी चिंगारी सुलगती दिख रही है जो पूरे गठबंधन को यानी महायुति गठबंधन को खाक कर सकती है। इस वीडियो में हम महाराष्ट्र के सियासी मैदान पर चल रहे खेल की हर हकीकत सामने रखेंगे। साल 2026 का पहला सियासी इम्तिहान महाराष्ट्र में ही हो रहा है। 15 जनवरी को बीएमसी पुणे और पिंपरी चिंचवड़ समेत महाराष्ट्र के 28 नगर निगमों में चुनाव होने हैं। पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में चाचा और भतीजे यानी शरद पवार और अजीत पवार की पार्टियां एक बार फिर साथ आ गई हैं और नए समीकरण से हर कोई हैरान है। उनका मुकाबला बीजेपी के गठबंधन से है। इस बीच दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आक्रामक हैं। अजीत पवार महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार में डिप्टी सीएम हैं, लेकिन न तो बीजेपी और न ही अजीत पवार की पार्टी रियायत करने के मूड में दिख रही है। दोनों दलों के बीच तकरार की कहानी तब सतह पर आई जब बीजेपी नेता मुरलीधर मोहोल ने एनसीपी की ओर से दागी उम्मीदवारों को टिकट देने पर सवाल उठाया। उम्मीद थी कि अजीत पवार चुप्पी साध लेंगे, लेकिन उन्होंने बीजेपी के बाउंसर पर छक्का जड़ दिया। अजीत दादा राज्य सरकार में अपनी सहयोगी बीजेपी को चुनौती देने की मुद्रा में आ गए। अजीत पवार ने कहा, जिन लोगों ने मुझ पर 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले के आरोप लगाए थे, वही आज मेरे साथ सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं। कई लोगों को लगा कि अजीत दादा ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है। लोग भूले नहीं है कि पीएम मोदी ने साल 2023 में भोपाल में इस कथित घोटाले का जिक्र कर अजीत पवार को घेरा था और उसी के बाद एनसीपी में टूट हुई थी। लोग ये भी नहीं भूले हैं कि अतीत में देवेंद्र फडणवीस भी अजीत पवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा चुके हैं और चक्की पीसिंग कहते हुए उन्हें जेल भेजने का दावा कर चुके हैं, लेकिन बाद में दोनों सहयोगी बन गए। नए घटनाक्रम से हैरान लोग जानना चाहते हैं कि जब बीजेपी और अजीत पवार के बीच सालों पहले सीज फायर हो गया और दोनों सरकार में सहयोगी हैं, तो फिर ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? लोग जानना चाहते हैं कि क्या अजीत पवार जानबूझकर बीजेपी को उकसा रहे हैं? जानकार दावा करते हैं कि हाल फिलहाल तक सीएम फडणवीस डिप्टी सीएम अजीत पवार को दूसरे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के मुकाबले ज्यादा भरोसेमंद साथी मानते थे, लेकिन फिर कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि दोनों के बीच दूरी बढ़ती दिखी। जानकार दावा करते हैं कि अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार की कंपनी से जुड़ा जमीन विवाद ऐसे ही मामलों में से एक है। इस मामले में आरोप लगे कि कंपनी ने जमीन की खरीद में नियमों की अनदेखी की है। डील रद्द हुई, लेकिन विवाद गहराता रहा। विपक्षी दल तो आक्रामक हुए ही, गठबंधन के अंदर से भी आवाजें उठी कि इस डील में सरकारी प्रभाव का इस्तेमाल हुआ है। जानकार दावा करते हैं कि जैसे ही ये विवाद मीडिया में उछला, बीजेपी ने खुद को इस मामले से दूर करना शुरू कर दिया। जानकार सूत्रों के हवाले से दावा करते हैं कि फडणवीस अपनी स्लेट क्लीन रखना चाहते हैं। बीजेपी में कई लोग उन्हें पीएम मटेरियल बताते हैं। फडणवीस पीएम मोदी और आरएसएस दोनों के लाडले बताए जाते हैं। दावा किया जाता है कि अपनी इमेज को लेकर सतर्क रहने वाले फडणवीस ने पार्थ के जमीन मुद्दे को लेकर अजीत पवार का उस तरह बचाव नहीं किया जैसा कि अतीत में करते थे। दावा किया जाता है कि निकाय चुनाव में बीजेपी ने दूर किया तो अजीत पवार की अकेले छोड़ दिए जाने की टीस बढ़ गई। जानकार ये भी दावा करते हैं
कि अजीत पवार को लगने लगा कि बीजेपी उन्हें सिर्फ तब तक साथ रखेगी जब तक उनकी उपयोगिता है, वरना उन्हें कानूनी पचड़ों में अकेले छोड़ दिया जाएगा। उधर अजीत पवार के बीजेपी से अलग चुनाव लड़ने को विपक्ष मौके की तरह देख रहा है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत कहते हैं अजीत पवार को वापस चाचा के पास आ जाना चाहिए और पार्टी का विलय कर लेना चाहिए। लेकिन क्या ये इतना आसान है? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति ने 288 में से 235 सीटें जीती थी। साफ है, अगर 41 सीटों वाले अजीत पवार सरकार से अलग हो भी जाएं, तो भी एकनाथ शिंदे और बीजेपी की सरकार को कोई खतरा नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर अजीत पवार विपक्ष में जाते हैं तो वहां शरद पवार का गुट पहले से ही कमजोर स्थिति में है। यानी सरकार छोड़ने का मतलब होगा सत्ता की मलाई से हाथ धोना और फिर से जांच एजेंसियों के रडार पर आना। जानकारों की राय है कि अजीत पवार अभी सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिससे निकाय चुनावों में कुछ गर्मी आए और वो अपनी जमीन बचा सकें। दावा यह भी किया जा रहा है कि पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में बीजेपी का मुकाबला एनसीपी से ही होता रहा है। ऐसे में दोनों पार्टियां सहमति से अलग हुई हैं और ये उनके कैडर के लिए भी अच्छा है। सवाल यह भी है कि क्या चाचा भतीजे की पार्टियां यानी एनसीपी के दोनों धड़े आगे साथ आ जाएंगे? जानकार कहते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। शरद पवार लगभग संन्यास की अवस्था में आ चुके हैं। जानकार कहते हैं कि निकाय चुनाव में शरद और अजीत पवार का साथ आना एक ट्रायल की तरह है। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो मुमकिन है कि भविष्य में हम एक एनसीपी को देखें, यानी दोनों धड़े एक हो जाएं। लेकिन अभी अजीत पवार को सत्ता भी चाहिए और अपनी साख भी बचानी है। वहीं बीजेपी उन्हें हकीकत दिखाना चाहती है। निकाय चुनाव के नतीजे तय करेंगे कि पवार का ये पावर गेम उन्हें फिर से किंग मेकर बनाएगा या फिर गठबंधन के अंदर उनकी स्थिति और ज्यादा कमजोर होगी। आपको क्या लगता है? क्या अजीत पवार को वापस चाचा शरद पवार के साथ आ जाना चाहिए या बीजेपी के साथ बने रहना ही उनके लिए ठीक है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।